चलो मूड डिसऑर्डर तो पहले भी पढ़ा चुके हैं तुम लोग को एक बार, थोड़ा बहुत ब्रीफ में। मूड डिसऑर्डर में, मूड में मतलब मूड डिसऑर्डर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है अपना मूड और एक होता है अफेक्ट। मूड जो होता है वो बॉडी की इंटरनल फीलिंग बताता है, इंटरनल बॉडी के अंदर क्या सोच रहे हैं अपन, और अफेक्ट जो है कि जो एक्सप्रेस करते हैं अपन दूसरों को। इन दोनों को कंबाइंड ला के अपन मूड डिसऑर्डर में रखते हैं। तो मूड डिसऑर्डर है वो पैदा क्यों होते हैं मूड डिसऑर्डर? मूड डिसऑर्डर एक्चुअली पैदा होने के दो कारण रहते हैं, एक होता है जेनेटिक, दूसरा होता है एनवायरमेंटल। जो जेनेटिक है, जेनेटिक में अपन ने देखा गया है कि जो ट्विंस हैं या फैमिली हिस्ट्री ऑफ फैमिली हिस्ट्री है जिनकी साइकेट्रिक डिसऑर्डर की, उन लोगों में बहुत कॉमनली पाए गए हैं, जेनेटिक फैक्टर एक रोल अदा करता है। लेकिन जेनेटिक रोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर है मेजर कोई फैमिली में लॉस हो गया है, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस हो या फिर कोई पर्सन का लॉस हो, उसके अलावा कोई मेजर इवेंट हो गया है जिससे कहा अपन को परसिस्टेंट गिल्टी फील हो रहा है, आगे आने वाले फ्यूचर की टेंशन, मतलब कुल मिला के जो है जो एनवायरमेंटल फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर ही जो मूड डिसऑर्डर में मेन इफेक्ट करते हैं। जेनेटिक फैक्टर का रोल बहुत कम है। अब एनवायरमेंटल आजकल जो है, पहले देखा गया कि पहले आज से 15-20 साल पहले मूड डिसऑर्डर के पेशेंट बहुत कम मिलते थे। मूड डिसऑर्डर सुसाइड के केस बहुत ज्यादा आजकल होने लगे हैं। आजकल होने लगे, उसका मेन कारण क्या है? मेन कारण ये है कि आजकल लोग जो है प्रेजेंट में जीना लोगों ने कम कर दिया है। लोग हमेशा आगे फ्यूचर की ज्यादा सोचते हैं, या फिर जो अपनी पास्ट में अपन ने जो हो चुकी है उन चीजों के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। फ्यूचर में है आगे अपन को करना क्या है, आगे क्या करना है, आगे अपनी लाइफ कैसी होगी, ज्यादातर लोग यही सोचते रहते हैं। ये सोचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ यही सोचते रहो सिर्फ यही सोचते रहोगे तो प्रेजेंट में जीना एक्चुअली लोगों ने बंद कर दिया है। तो मेन जो है मूड डिसऑर्डर पैदा होने का कारण यही रह गया है। आज के लोग हमेशा परसिस्टेंट कुछ ना कुछ दिमाग में चलते ही रहता है। लोग प्रेजेंट में ना जी के आगे की चीजें बारे में या फिर पीछे की चीजें में सोचते रहते हैं। उससे कहा ये लगातार कंटिन्यूसली सोचने से जो है अपने बॉडी के अंदर जो न्यूरोलॉजिकल फैक्टर हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं, परसिस्टेंट केमिकल चेंजेस है, सेरोटोनिन और डोपामिन है, इनका बैलेंस जो है वो खराब हो जाता है। उससे कहा ये मूड डिसऑर्डर पैदा होते हैं। फिर आगे इटियोलॉजी, मूड डिसऑर्डर्स के टाइप्स क्या हो सकते हैं? टाइप मूड डिसऑर्डर में जो क्लासिफिकेशन है, जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज, उसमें किस में आता है? ये F32 F39 में आता है। ये पूरे होते हैं, पूरे के पूरे मूड डिसऑर्डर होते हैं। तो मेजर है वो अपन समझते हैं क्या होते हैं। पहला होगा मेनिया, दूसरा हाइपोमेनिया, तीसरा डिप्रेशन, चौथा बाइपोलर डिसऑर्डर, पांचवा डिस्थाइमिया, छठवा साइक्लोथाइमिया, थाइमिया। ये मेजर मोटे तरीके के इतने ही मूड डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं। सबसे पहले आते हैं मेनिया पे। मेनिया क्या होता है? मेनिया के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया है परसिस्टेंट मूड एलिवेशन। पेशेंट जो है, पेशेंट का परसिस्टेंटली मूड में एलिवेशन, इसका क्राइटेरिया एटलीस्ट 1 वीक तक होना चाहिए। 1 वीक तक है। इसमें 3 चीजें पेशेंट में जल्दी मिलती हैं। 3 चीजें मिलती हैं कि पेशेंट को एनर्जी बहुत हो जाती है। पेशेंट में इतनी एनर्जी हो जाती है कि वो ना तो सोता है ढंग से, लेकिन हमेशा एक्टिव रहता है। जो भी एक्टिविटी है, इसकी भी 4 स्टेज होती हैं। इनिशियल जो पहली स्टेज है, पहली स्टेज में उसकी सिर्फ एक्टिविटी बढ़ जाती है, मतलब जो उसकी जो थकावट बिल्कुल नहीं होती। कोई भी कुछ काम करने को बोलोगे उसको हमेशा हर कुछ काम कर देगा, उसको थकावट कभी नहीं होगी। ये पहली स्टेज होगी। दूसरी स्टेज में उसकी और एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ने में उसको स्लीप कम हो जाएगी, और पहली स्टेज तक वो एक्टिविटी सिर्फ नॉर्मल लगेगी अपन को। किसी को पता नहीं चलेगा कि इसको कुछ मेनिया का सिम्टम्स आ रहे हैं। सिर्फ वो है कि अपन को ये लगेगा कि अच्छा काम कर रहा है, जल्दी सब काम कर देता है, जो भी कुछ बोलो सब कर रहा है काम। दूसरी स्टेज जो है, दूसरी स्टेज में इनिशियली जब उसको लगेगा कि ये सोना कम कर दिया इसने, सोता नहीं है लेकिन हमेशा एक्टिव लगता है, सुबह सुबह से थोड़ा सा पूजा पाठ बढ़ गया है। जो स्टेज 3 आती है, 3 स्टेज में पूजा पाठ होने के साथ साथ उसके थोड़े पैसे भी ज्यादा खर्च करने लगता है।
ज़्यादा पैसे खर्च करना, पैसे नहीं है, जितने भी पैसे दो उतने पैसे खर्च करने लग पूरी पैसे खर्च कर किया जाता है। इधर उधर से पैसे चुरा भी लेता है, चुराने के बाद भी खर्च करने लगता है, और दिमाग में थोड़े बहुत उसको अलग अलग आइडिया आने लगते हैं, और उसको जो लगता है कि मैंने जो बोल दिया वो करना ही है। मतलब उसने आज बोल दिया कि आज मेरे को मंत्री से मिलना है, फिर वो कैसे भी करके वो मंत्री से मिलके ही आएगा, ठीक है। तो उसका सोशल जो है वो है क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस वो बहुत बढ़ जाता है, हर चीज में कॉन्फिडेंस। कोई भी सभा चल रही, सभा चल के बीच माइक में बोलने लगेगा, ठीक है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। और जो स्टेज 4 है, स्टेज 4 में थोड़े से साइकेटिक सिम्टम्स आने लगते हैं, उसको हालुसिनेशन आने लगते हैं, डिल्यूजन आने लगते हैं। इसमें जो मेनिया में डिल्यूजन होता है, उसका डिल्यूजन टिपिकल होता है डिल्यूजन ऑफ ग्रांडियोर। डिल्यूजन ऑफ ग्रांडियोर ये होता है कि उसको कोई ना कोई शक्ति मिल गई है, जिससे उसको उसने जो बोल दिया मतलब वही होगा, ठीक है। उसने बोल दिया ये मैं भगवान हूँ, मतलब मैं भगवान ही हूँ, ठीक है। उसको कोई ना कोई शक्ति मिल गई है जिससे वो ट्रेन को भी रोक सकता है, हवाई जहाज भी उड़ा सकता है, तो सब कुछ खुद ही कर सकता है। मतलब जो चीज़ उसने कभी जिंदगी में नहीं करी होंगी, उसने बोल दिया कि ट्रक से चला, मैं ट्रक जैसे कभी नहीं चलाया होगा, उसने खुद बैठ जाएगा और चलाने भी लगेगा उसको, ठीक है। तो ये स्टेज 4 में जाता है। तो इसकी जो क्राइटेरिया है, एटलीस्ट 1 वीक इंपॉर्टेंट है, 1 वीक तक उसको परसिस्टेंट मूड एलिवेशन है। मूड एलिवेशन के साथ साथ मैंने बता दिया उसकी जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा, एक्सप्रेशन जो है हमेशा एक्टिव रहेगा, स्लीप जो है कम हो जाएगी, एपेटाइट जो है एपेटाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, हर किसी लोगों से बात करने लगता है। इसका मेनिया के पेशेंट ये है कि जो अननोन पर्सन है, अननोन पर्सन से भी इंक्रीज टॉकेटिवली रहती है, इंक्रीज थॉट्स आ जाते हैं, अलग अलग चीजों की विचार करता रहेगा। एक ही टाइम में उसको लगेगा कि मैं 10-15 काम एक साथ ही कर दूं, है ना। सबसे बोलेगा मतलब मैं कहीं जा रहा हूँ, जाते समय मैं ये भी कर आऊंगा, सब्जी भी ले आऊंगा, साथ में आके उसको छोड़ भी आऊंगा, ये सब 10-15 काम एक साथ ही कर देगा वो, है ना। तो ये शुरुआत में अपन को लगता है कि अच्छा काम कर रहा है ये, अपन काम भी कर दे जा उसके बाद में अपन को जैसे 3-4 दिन हो जाते हैं ना, 3-4 दिन के बाद फिर धीरे धीरे समझ में आता है। इसका जो महीने का टाइम पीरियड होता है एटलीस्ट 2 to 3 मंथ रहता है, 2 to 3 मंथ में ये अपने आप धीरे धीरे कम हो जाता है, हाँ अपने आप सबसाइड होने लगता है। 2 to 3 मंथ का इसका टाइम पीरियड रहता है एक एपिसोड का मेनिया के। तो मेनिया के पेशेंट लगभग उनको समझ में आने लगते हैं एक बार आप प्रॉपर हिस्ट्री लो, प्रॉपर उसको पेशेंट से ज़्यादा पेशेंट से अटेंडेंट की हिस्ट्री ज़्यादा जरूरत होती है। जितने भी मूड डिसऑर्डर है ना, मूड डिसऑर्डर में पेशेंट का अटेंडेंट जो उसके साथ रह रहा है उससे उसी से हिस्ट्री लेनी, पेशेंट से वो हिस्ट्री कुछ ले नहीं पाएगा। पेशेंट तुम बोलोगे कैसे हो तो आप इसे पूछ लगेगा तुम कैसे जो बताओ तो पेशेंट मेनिया डिप्रेशन दोनों के पेशेंट में पेशेंट से हिस्ट्री लेने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, पेशेंट के अटेंडेंट जो उसके साथ रहता है उससे हिस्ट्री लेना पड़ता है। तो ये हो गया मेनिया। अब यही जो सिम्टम्स हैं उसके जस्ट थोड़ा सा हाइपोमेनिया, हाइपोमेनिया बहुत सारे लोगों में देखा गया है। हाइपोमेनिया रहता है कि इससे थोड़ा सा लो मूड रहता है, उसको आप टिपिकल मेनिया नहीं कंसिडर सकते, लेकिन ये है कि हाइपोमेनिया वाला पेशेंट जो है परसिस्टेंटली उसका मूड एलिवेटेड ही रहेगा, हमेशा हमेशा खुशी लगेगा, टॉकेटिव रहेगा, लोगों से बात लगातार करता रहेगा, स्लीप नहीं होगी लेकिन फिर भी उसका जो है ऐसा नहीं लगेगा, एक्टिव लगेगा हमेशा। ये है परसिस्टेंटली, उसको हाइपोमेनिया कहलाएगा इसको, कि मतलब मेनिया के पूरे सिम्टम फुलफिल नहीं कर रहा है, बस थोड़ा सा जो मूड है उसका एलिवेटेड लेवल पे है, हमेशा एलिवेटेड लगेगा। ये मेनिया के पेशेंट कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन आने पे मेनिया में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन का है सबसे पहले लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एनीथिंग, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। अब लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो गया, किसी भी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है उसको, इसके लिए क्राइटेरिया है एटलीस्ट 2 वीक, 2 वीक का क्राइटेरिया रहेगा। 2 वीक तक उसको अगर लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है किसी भी चीज में, ना तो उसको कुछ खाने में इंटरेस्ट है, ना तो लोगों से बात करने में इंटरेस्ट है, ना तो कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, ना पढ़ने में इंटरेस्ट है, ना उसको कोई एक्सप्रेशन देना है, कोई भी चीज़ अपन कोई जोक मारा है, जोक में एक्सप्रेशन भी नहीं देना है, अपने पास अकेले अकेले बात करना, अकेले अकेले रहना है, लोगों से बात करने में भी कोई मतलब नहीं है, अकेले दिमाग में कुछ ना कुछ सोचते रहेगा, और थोड़े बहुत इसमें सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं डिप्रेशन वाले पेशेंट में, कि उसको क्या है, उसको दिमाग में हेल्पलेस है, उसको मतलब दिमाग में लगने लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, हमेशा इन्फीरियरिटी रहेगी, उसको लगता है कि मैं बहुत इन्फीरियर हूँ, मैं आगे कुछ नहीं हो सकता, फ्यूचर में कुछ नहीं हो सकता, कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता, इस टाइप की फीलिंग्स उसके दिमाग में बैठी रहेगी, ठीक है। डिप्रेशन का जो कॉजेज होते हैं ना, डिप्रेशन की कॉजेज
यूजली कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई फैक्टर दिमाग में बैठा रहता है जो उसको परसिस्टेंट थॉट्स के कारण होता है। लेकिन एंडोजीनस डिप्रेशन भी होता है। एंडोजीनस डिप्रेशन मतलब इसमें कोई कारण नहीं है, सिर्फ पेशेंट का जेनेटिक फैक्टर है, जेनेटिक हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, उसके कारण उसको डिप्रेशन हुआ है। तो एंडोजीनस डिप्रेशन थोड़ा सा खतरनाक होता है, उसको अपन को ट्रीट करना मुश्किल होता है, क्योंकि ट्रीट करने के लिए अपने पास कुछ वो नहीं है फैक्टर, मेडिसिन बस है, अपन को उसका वो तो फैक्टर पता ही नहीं है कि किस कारण से हुआ है डिप्रेशन। तो जिसका डिप्रेशन का कारण पता है उसको तो ट्रीट करना आसान है। लेकिन ये भी डिप्रेशन का कारण जिसका पता होना, उसमें भी ऐसा रहता है कि कई बार अपन कारण को खत्म भी कर देते हैं तो भी उसका डिप्रेशन ठीक नहीं होता, क्योंकि परसिस्टेंटली उसका जो सेरोटोनिन डोपामिन लेवल है वो चेंज हो रखा रहता है। तो किसी भी कारण से उसको अपन चेंज करने की कोशिश करें, उसका दिमाग में जो बैठ गया है ना वो बैठ ही रहता है, ठीक नहीं होगा। तो इसके लिए यह है कि इसके लिए एटलीस्ट अपन को जो मेनिया और डिप्रेशन, ये दोनों फेज जो है बॉडी हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी आते ही रहते हैं। जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो यूजली 1 to 8% तक मेल्स में होती है और फीमेल्स में ऑलमोस्ट 25% तक है। मतलब हर चौथी फीमेल को एक ना एक बार डिप्रेशन का फेज आता ही है। और मेनिया की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, एटलीस्ट 1 to 2% तक है। मेल टू फीमेल रेशो ज़्यादा है, इसमें मेल्स में ज़्यादा कॉमन है। मेनिया मेल्स में ज़्यादा कॉमन है, डिप्रेशन फीमेल में ज़्यादा कॉमन है। तो हर 4th फीमेल को कभी ना कभी लाइफ में अपनी डिप्रेशन का फेज आया होता है। लेकिन डिप्रेशन का अगर कॉज है, कॉज को अपन निकाल लेते हैं तो वो डिप्रेशन खत्म हो जाता है। लेकिन एंडोजीनस डिप्रेशन है वो गड़बड़ वाला काम है। कई बार जो कॉज है, कॉज निकलती नहीं है, ऐसी पॉसिबिलिटी ऐसी हो जाती है कॉज को अपन निकाल ही नहीं सकते। उस कंडीशन में भी थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है, तो वो परसिस्टेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब आते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर मतलब कि उसको दोनों फीचर आ रहे हैं, डिप्रेशन के फीचर भी आ रहे हैं और मेनिया के फीचर भी आ रहे हैं। ये जो टाइम ड्यूरेशन है कि मेनिया और डिप्रेशन के पीछे कब कब आने हैं, ये आवर्स भी हो सकता है, डेज भी हो सकती है, मंथ भी हो सकता है। मतलब कि पेशेंट को ऐसा लगेगा कि शुरुआत में सुबह सुबह देखा, सुबह सुबह बहुत एक्टिव है, बहुत लोगों से बात कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, चिल्ला चोट कर रहा है। रात को देखा तो अकेले अकेले बैठा बैठा रो रहा है ना। तो अकेले बैठा हुआ रो रहा है, बातें नहीं कर रहा किसी से, अकेले कमरे में बैठा हुआ है जब से देखा है। तो ये हो गया उसके अवर्स में। फिर होता है ज़्यादातर अवर्स वाला लेटर स्टेज मिलता है। शुरुआत में क्या मिलता है, डेज टू वीक्स में मिलता है कि दिन में कुछ दिन तक है, कुछ दिन तक वो शुरुआत में अपन ने देखा, शुरुआत में बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था, ये ऐसा रहा 3-4 दिन तक, 3-4 दिन तक बहुत ज़्यादा बातें करी, उसके बाद फिर एकदम से ऐसा हो गया कि वो बातें नहीं कर रहा किसी से। ज़्यादातर ये डेज वाला मिलता है अपन को। मंथ वाला फिर इसके हो सकता है कि मंथ में 1-8 मंथ तक लगातार वो बोल रहा है, उसके बाद 1-8 मंथ तक लगातार डिप्रेशन वाले फीचर्स आ रहे हैं। तो ये अगर दोनों अगर मिल रहे हैं तो उसको बोलेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर। अब आते हैं डिस्थाइमिया और साइक्लोथाइमिया। ये जो होते हैं, ये डिस्थाइमिया का मतलब है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मतलब पेशेंट को परसिस्टेंटली लो मूड है। जैसे ये हाइपोमेनिया होता है ना, हाइपोमेनिया में जो उसको मेनिया को कैटेगराइज नहीं कर पाते, इसमें यह है कि परसिस्टेंट उसका लो मूड होता है, लेकिन उसको डिप्रेशन में कन्वर्ट नहीं कर, डिप्रेशन नहीं बता सकते, डिप्रेशन से थोड़ा सा अबव है, परसिस्टेंटली लो मूड है। ये डिस्थाइमिया भी बहुत सारे लोगों में मिलता है। ज़्यादातर अपन ने देखा है इनफर्टिलिटी वालों पेशेंटों में। इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट हैं, फैमिली में कोई जिसको दिक्कत है, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है, ज़्यादातर ये फीमेल्स में मिलता है। परसिस्टेंटली लो मूड रहता है उनका, कि परसिस्टेंटली मूड लो ही है, लोगों से बात करने में इंटरेस्ट ही नहीं है, हमेशा अकेले अकेले रहते हैं। थोड़ा बहुत किसी को अपन ने बता दिया तो अपन को रिस्पॉन्स दिया, कभी खुश नहीं रहते, हमेशा मतलब हमेशा एक्सप्रेशनलेस फेस रहता है। स्लीप शुरुआत में स्लीप ज़्यादा भी हो सकती है, स्लीप कम भी हो सकती है। एपेटाइट शुरुआत में ज़्यादा होती है, उसके बाद एपेटाइट कम होने लगती है। और मंथ्स रहते हैं, मंथ्स के हिसाब से 2 से 3 महीने तक लगातार ये कंटिन्यूसली परसिस्टेंटली लो मूड बना रहता है, तो उसको बोलते हैं डिस्थाइमिया। अब ये साइक्लोथाइमिया ये है कि परसिस्टेंटली उसका जो डिप्रेशन और मेनिया वाला बाइपोलर फेज है ना, बाइपोलर फेज का लो लेवल का बाइपोलर फेज लगातार बना रहा है, कि परसिस्टेंट कभी कभी मूड थोड़ा सा स्विंग होने लगता है, अच्छा मूड रहता है, कभी लो मूड रहता है। तो ये है कि डिस्थाइमिया के फीचर, जैसे डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर है ना, तो डिप्रेशन का कंटिन्यूसली वाला फेज हो जाएगा परसिस्टेंट डिप्रेशन डिसऑर्डर डिस्थाइमिया, और बाइपोलर का जो लो लेवल वाला फेज हो जाएगा वो साइक्लोथाइमिया है। तो ये बहुत कॉमनली है अपने डेली लाइफ में, अगर अपन किसी को ऑब्जर्व करें तो बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनको साइक्लोथाइमिया डिस्थाइमिया होगा। लेकिन मैंने पहले ही बताया था, जो भी मूड डिसऑर्डर के पेशेंट को
डिसऑर्डर है या नहीं है वो कैटेगराइज करने के लिए अपन तब बोलेंगे जब वो उसकी डेली पर्सनल लाइफ को अल्टर कर रहा है। अगर वो डेली पर्सनल लाइफ को खराब नहीं करता तब तक अपन उसे डिसऑर्डर नहीं बोलेंगे। तो जितने भी मैंने 6 बोले, आपको बहुत सारे लोग ऐसे आपके आसपास के मिल जाएंगे जिनको इस टाइप के सिम्टम्स होंगे, लेकिन वो उनकी डेली पर्सनल लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं, तब तक उनको डिसऑर्डर नहीं बोलेंगे। इनको डिसऑर्डर अपन तभी बोलेंगे जब वो डेली पर्सनल लाइफ खराब कर रहा है उसको, या फिर आपके जो उसके साथ में रहने वाले रिलेटिव हैं या फिर साथ में रहने वाले कलीग्स हैं, उनकी डेली लाइफ में कोई ना कोई उनके कारण असर आ रहा है, तब उसको अपन डिसऑर्डर बोलेंगे। जैसे परसिस्टेंटली साइक्लोथाइमिया डिस्थाइमिया वाले पेशेंट है, ये इनसे दूसरे लोगों को कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, कई बार पता चलता भी नहीं है, लेकिन अपन को ये जरूर समझ में आता है कि ये कोई ना कोई दिक्कत है इनको। अपने पास जो इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट आते हैं, पेशेंट अपने पास आ रहा है मतलब उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है तभी तो आ रहा है अपने पास, मतलब उसकी डेली लाइफ अल्टर्ड हो रही है। मल्टीपल सोमेटिक कंप्लेंट्स वाले इनके पेशेंट होते हैं, जो डिस्थाइमिया और साइक्लोथाइमिया वाले हैं, इन लोग की कंप्लेंट मेनली मल्टीपल सोमेटिक कंप्लेंट्स होती है, अल्टर है जो कि किसी चीज से एक्सप्लेन नहीं हुई। कई बार पीठ दर्द बोलेंगे, कभी पैर दर्द बोलेंगे, कभी कहीं दर्द बोलेंगे, कभी सर दर्द बोलेंगे, परसिस्टेंटली कुछ ना कुछ कंप्लेंट सोमेटिक कंप्लेंट होती रहेगी इनकी। अलग से अपन फिर हिस्ट्री लो, उनकी डिटेल हिस्ट्री लो, इसके लिए टाइम चाहिए। डिटेल हिस्ट्री लो, पेशेंट के साथ साथ उसके अटेंडेंट से लो, इनका मूड हमेशा लो ही रहता है, हमेशा सैड सैड रखते हैं किसी चीज़ में, तो नॉर्मल जो अपनी रहती ना एक उमंग रहती है बॉडी में, कि जैसे अपन की एक उमंग है कि 31 को अपन को फंक्शन करना है, इस टाइप की जो उमंग है ना वो खत्म ही हो जाती है। ये नहीं क्या और कुछ लोग जिनको डेली करना हो तो वो उमंग रहती है ना कि कहीं बाहर जाना है, पिकनिक मनाने जाना है, आज कुछ अच्छा खाना है, ये उमंग डिप्रेशन वाले पेशेंट में बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो ये उमंग डेली पर्सनल लाइफ जब तक खराब नहीं हो रही है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके कारण आपकी या आपकी फैमिली या फिर आपके रिलेटिव्स में कोई असर होने लगा है तब वो बीमारी बन जाती है। तो ये तो हो गई अपनी टाइप्स। इसके बाद आते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस जो है, डायग्नोसिस बनाने के लिए हमने बताई है, डायग्नोसिस बनाने के लिए अगर मेनिया की डायग्नोसिस बनानी है तो उसके लिए 1 वीक का टाइम चाहिए, डिप्रेशन की डायग्नोसिस बनानी है उसके लिए 2 वीक का टाइम चाहिए, जो कि परसिस्टेंटली लो या हाई मूड होगा, जो कि डेली पर्सनल लाइफ को अल्टर कर रहा है, आपकी डेली लाइफ में कोई ना कोई दिक्कत दे रहा है, तब आप उसकी डायग्नोसिस बनाओगे। इसकी डायग्नोसिस बनाने के साथ अब आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखनी पड़ेगी। डिफरेंशियल डायग्नोसिस कई बार जो मेनिया के पेशेंट है ना वो साइकोटिक सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं, तो उसको सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, एक्यूट साइकोसिस, इससे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कोई ऑर्गेनिक ब्रेन लीजन नहीं है, क्योंकि जो फ्रंटल लोब लीजन है, फ्रंटल लोब लीजन में कई बार पेशेंट मेनिया या फिर मूड डिसऑर्डर के साथ प्रेजेंट करता है, तो आपको एक सीटी स्कैन कराना रहेगा जिससे कि आपको रूल आउट करना पड़ेगा कि कोई फ्रंटल लोब में लीजन तो नहीं है। फ्रंटल लोब के जो इक्सॉल होते हैं, इंट्राक्रैनियल स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, वो भी कई बार मूड डिसऑर्डर्स प्रेजेंट करते हैं। ये ध्यान में रखने वाली बात है। हर किसी पेशेंट को आप ये नहीं बोल सकते कि ये ठीक हो ही जाएगा, है ना। कई बार पेशेंट यही बोलते हैं कि अभी तो ठीक दवा आया है, इसके सबसे पहले पेशेंट के कि किस कारण से हो गया, है ना, तो किस कारण से हो गया आप जब तक नहीं बता सकते जब तक कि आपके पास एक सीटी स्कैन नहीं है। सीटी स्कैन होना एक जरूरी है। इसी इनिशियली पेशेंट मेनिया वाले कंडीशन में सीटी स्कैन वाले कराने लायक होते नहीं हैं, तो पहले अपन ट्रीटमेंट देते हैं, ट्रीटमेंट देने के बाद जब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होता है तब अपन सीटी स्कैन कराने के लिए बोलते हैं। तो एक्यूट साइकोसिस, फ्रंटल लोब लीजन, ऑर्गेनिक साइकोसिस, इसके अलावा कई बार जो है अदर साइकेटिक डिसऑर्डर जैसे आते हैं अपने सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, एंजाइटी और एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होते हैं, फैमिली एडजस्टमेंट होती हैं, बहुत सारी अदर साइकेटिक डिसऑर्डर हैं, इनसे रूल आउट करना पड़ता है कि ये रूल आउट करनी है। ये 3 चीजें हैं मेन डिफरेंशियल डायग्नोसिस में, कि सबसे पहले दिमाग में रखना है कोई ऑर्गेनिक ब्रेन लीजन तो नहीं है, साइकेट्रिक लीजन तो नहीं है, उसके बाद और बाकी अदर जो है इसी टाइप की जो सिमिलर इफेक्ट आते हैं, एंजाइटी, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, कोई सब्सटेंस एब्यूज में तो नहीं है। कई बार मेनिया वाले पेशेंट अल्कोहल पीने के बाद भी कई बार थोड़े समय लिए मेनिया में जाएगा पेशेंट, लेकिन वो तो एक ही इनकी हिस्ट्री रहेगी। फिर आते हैं ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट आते हैं सर इसमें सीटी के अलावा कोई विशेष इन्वेस्टिगेशन नहीं है? विशेष इन्वेस्टिगेशन और कुछ नहीं रहता। क्लिनिकल है जो मैक्सिमम क्लिनिकल टाइम ही बताना ना, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा तो वो 1-2 हफ्ते तक थोड़ी चलेगा। ट्रीटमेंट अपन आते हैं डिप्रेशन में। ट्रीटमेंट के हिसाब से भी अपन को 3-4 चीजों में डिवाइड करते हैं, डिप्रेशन प्लस साइकोसिस, मेनिया
मेनिया विथ साइकोसिस, ये डायग्नोसिस हैं, और बाइपोलर डिसऑर्डर। यही आप डायग्नोसिस में आप यही चीज लिखोगे, प्लेन डिप्रेशन है, डिप्रेशन के साथ उसको कोई अलग फीचर नहीं है, तो सिर्फ उसको एंटी डिप्रेसेंट देने की जरूरत है, एंटी डिप्रेसेंट। साथ में एंजाइटी हो तो एंटी एंजाइटी ड्रग्स। अगर डिप्रेशन के साथ साइकोसिस भी है तो एक आध आपको एंटी साइकोटिक ड्रग यूज करनी पड़ेगी, और प्लस एंटी डिप्रेसेंट। मेनिया है तो टिपिकल सिर्फ आप मूड स्टेबलाइजर ड्रग दोगे। ज्यादातर मेनिया के साथ साइकोसिस होती है, तो इसके साथ मूड स्टेबलाइजर प्लस एंटी साइकोटिक। बाइपोलर डिसऑर्डर है, बाइपोलर डिसऑर्डर में आपको मूड स्टेबलाइजर देना है, मूड स्टेबलाइजर अकेले से ही काम चल जाता है इसमें, इसलिए कोई एंटी साइकोटिक इनिशियल थोड़े समय के लिए दे सकते हैं, लेकिन परसिस्टेंटली हाई टाइम के लिए आपको मूड स्टेबलाइजर बस देना है। तो एंटी एंजाइटी ड्रग आपको पता ही है, एंटी एंजाइटी अपन बहुत कॉमनली यूज करते हैं, है ना। एंटी एंजाइटी में अपन को वही हो जाएंगे, प्रोप्रानोल हो जाएगा, इटिजोलाम हो जाएगा, फ्लूनारेजिन आ जाएगा, ये एंटी एंजाइटी हो गया। अब आते हैं एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट की जो क्लासेस हैं उसमें कॉमनली यूज अपन करते हैं एसिटालोप्रान, एसिटालोप्रान 10 मिलीग्राम ओडी, और फ्लूऑक्सेटिन, और मिर्ताजापिन, वेनिलाफेक्सिन। ये माइग्राविटा फ्लो तो एंटी एंजाइटी बस है। प्रोपेनोल। हाँ, वेनिलाफेक्सिन के साथ यूटियापिन। तो ये कॉमन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हैं। इसमें से एसिटालोप्राम और फ्लूओक्सेटिन ये डे टाइम इनको दे सकते हैं क्योंकि इनको नींद नहीं आती इनसे। इसमें से जो मिर्ताजापिन है, मिर्ताजापिन का डोज होता है 7.5 या फिर 50 मिलीग्राम एचएस देते हैं। वेनिलाफेक्सिन 37.5 या फिर 75 मिलीग्राम की देते हैं, ये भी एचएस देते हैं। क्यूटियापिन का डोज सिर्फ 25 मिलीग्राम टू 50 मिलीग्राम होता है एंटी डिप्रेसेंट। इससे ज़्यादा लोगों तो वो एंटी साइकोटिक कर देगा। तो ये 3 ड्रग जो है ये नाइट में ही देते हैं, ये नाइट क्योंकि ये नींद भी कराती हैं। तो कॉमनली अपन शुरुआत में एक एंटी डिप्रेसेंट ड्यू देखते हैं, लेकिन पेशेंट को देखा कि मेजर डिप्रेशन है, पेशेंट को सुसाइडल टेंडेंसी भी है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, ऐसी कंडीशन में आपको 2 एंटी डिप्रेसेंट देना पड़ेगा और साथ में एक एंटी एंजाइटी। अब डिप्रेशन के साथ साइकोसिस भी है। साइकोसिस जो इसमें डिप्रेशन के साथ मिलती है वो यूजली वो मिलता है, एक डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन होता है। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन मतलब कि पेशेंट को ये लगातार ये साइकोसिस हो जाती है कि पेशेंट को कोई ना कोई हार्म पहुंचाना चाहता है, कोई ना कोई उसको मारना चाहता है, उसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। और हालुसिनेशन बहुत रेयरली मिलते हैं डिप्रेशन में, डिल्यूजन ही ज़्यादा मिलते हैं। तो डिप्रेशन के साथ अगर साइकोसिस भी है तो साथ में एक एंटी साइकोटिक ड्रग देखना पड़ेगा। खास अगर कोशिश करते हैं अपन क्यूटियापिन है, क्यूटियापिन का एंटी साइकोटिक ड्रग इफेक्ट भी होता है, तो 50 से 100 मिलीग्राम कर देंगे इसको, तो ये इसका एंटी साइकोटिक डोज हो जाएगा। और साथ में एक आध एंटी डिप्रेसेंट ऐड करना तो ऐड कर सकते हैं, ये एंटी डिप्रेसेंट भी है, तो ये अकेले ही काम कर जाएगा इसमें। मेनिया है, एक्यूट मेनिया जो है, एक्यूट मेनिया में अपन को सिर्फ मूड स्टेबलाइजर देना है, प्लस उसको कोई सेडेटिव देना पड़ेगा क्योंकि उसको सुलाना रहेगा, उसको सुलाओगे नहीं तो फिर वो दिक्कत होगी। तो मूड स्टेबलाइजर जो ड्रग है वो होती हैं लिथियम 300 मिलीग्राम TDS या फिर 900 मिलीग्राम, और 900 to 1500 मिलीग्राम पर डे डोज रहता है इसका। लेकिन लिथियम में दिक्कत ये है कि लिथियम का जो है उनको ब्लड लेवल देखना पड़ता है, कई बार लिथियम टॉक्सिसिटी बहुत हो जाती है, तो लिथियम की टॉक्सिसिटी के लिए लिथियम का ब्लड लेवल मॉनिटर करना पड़ता है, वो ब्लड लेवल अपने यहाँ होता नहीं है मॉनिटर, इसलिए अपन लिथियम प्रेफर नहीं करते देना। इसके अलावा अपन जो कॉमनली यूज ड्रग रहते हैं वेल्प्रोइक एसिड, कार्बामेज़ापिन, तो इनकी जो यही दोनों कॉमनली यूज ड्रग अपन है जो मूड स्टेबलाइजर के रूप में देते हैं। इसके अलावा जो एंटी साइकोटिक तो सबको पता ही है, एंटी साइकोटिक कौन सी दे सकते हैं, क्यूटियापिन दे सकते हैं, क्यूटियापिन, इसके अलावा ओलिंजापिन, फिर तो बहुत सारी ड्रग्स हैं, एरिपीप्राजोल, वो हमने सिजोफ्रेनिया में पढ़ाई था, और अदर एंटी साइकोटिक कोई सी भी यूज हो सकता है। अगर कॉमनली लो लेवल पे देखना है तो एक ओलिंजापिन है वो दे दो।
ठीक है, ट्रीटमेंट तो लगभग सबको पता है, लेकिन ट्रीटमेंट का कोर्स क्या है वो नहीं पता रहता है। ट्रीटमेंट का कोर्स ये है कि अगर पेशेंट को अगर सिर्फ मेनिया का एपिसोड आया है, एक्यूट मेनिया का, तो एटलीस्ट उसको 3 मंथ तक के लिए कोर्स देना है। 3 मंथ के बाद अपन अगर मेनिया का एपिसोड नहीं आ रहा है तो उसको टेपर कर सकते हैं, लेकिन उनके पेशेंट को अटेंडेंट्स को बताना पड़ता है कि अगर लाइफ में उसको फिर से कोई ऐसा इवेंट आया कि जब उसको परसिस्टेंटली कोई मेजर लॉस हुआ हो या फिर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आई, कभी एग्जाम में फेल हो गया हो या फिर कुछ भी फैक्टर हो जो उसको इमोशनल डिस्टर्ब करेगा, तो उसको मेनिया का एपिसोड फिर से आ सकता है। तो मेनिया वाले पेशेंट को हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये अगर सोना बंद कर देता है, जैसे ये सोना बंद करे, सोना कम कर दे और थोड़ा सा उसको वो आने लगे, क्या है, साइन देखने लगते हैं उसके कि बहुत ज्यादा उसको एलिवेटेड मूड वाले साइन देखने लगते हैं, तो आप उसको मेडिसिन फिर से स्टार्ट करना है। तो एटलीस्ट मेनिया वाले पेशेंट को 3 मंथ तक ट्रीटमेंट देंगे अपन। 3 मंथ के बाद धीरे धीरे टैपरिंग करके बंद कर देंगे। डिप्रेशन वाले पेशेंट को पहला एपिसोड आया है तो भी अपन को एटलीस्ट 6 मंथ तक ट्रीटमेंट देना है। 6 मंथ के बाद अगर कुछ सिम्टम्स देखते हुए टैपरिंग करना है, और फिर अगर सेकेंड एपिसोड आता है, सेकेंड एपिसोड आने के बाद तो उसका ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट जैसे बाइपोलर है, बाइपोलर का ट्रीटमेंट भी ऑलमोस्ट 6 मंथ तक चलेगा। 6 मंथ के बाद टैपरिंग होगी। अगर रिकरेंट एपिसोड आ रहे हैं, परसिस्टेंट जो साइक्लोथाइमिया डिस्थाइमिया है, तो उनका ट्रीटमेंट तो बहुत कंटिन्यूसली चलता रहता है जब तक कि उनके सिम्टम्स रिजॉल्व नहीं होते। तो उनका ट्रीटमेंट तो ईयर तक चलता रहता है कहीं पर।